बिहार सरकार के राज्य मंत्रिमंडल में कुल 45 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एस सिद्धार्थ। पहले नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडा पर अपनी सहमति दी है और मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडों पर शुरुआत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो तीन महत्वपूर्ण एजेंडा हैं, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजनाएं हैं, उसको संचालित करने के लिए राज्य में विकास मित्र की नियुक्ति हुई थी। विकास मित्र का मानदेय आपको जानकारी होगा कि वर्तमान में 13,700 निर्धारित है। तो 13,700 निर्धारित है और समय समय पर इसको विभिन्न राज्य सरकार के आदेशों से इसको बढ़ाए जाते रहे हैं, किंतु 13,700 पे आज के दिन इनको मिलता रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मानदेय को 13,700 से बढ़ा के 25,000 किया जाए और ये बहुत बड़ी वृद्धि है। 13,700 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए और हर साल 5% इसकी ऑटोमेटिक वृद्धि 1 जुलाई, हर साल के 1 जुलाई को ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। तो 13,700 जो मानदेय प्राप्त करते थे वो 25,000 हो जाएगा और 5% वृद्धि प्रत्येक साल के 1 जुलाई को होगा। यह जो परिवर्तित जो प्रस्ताव है, जो परिवर्तित जो इनको ये जो मानदेय देय होगा, ये 1 सितंबर 2023 होगा। तो इस महीने की जो पहली तारीख है उससे देय होगा और तत्काल ये लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें ईपीएफ की जो राशि है वो इसके ऊपर आप जोड़ सकते हैं। जो वर्तमान ईपीएफ दर है वो देय होगा और साथ ही साथ जो कोई अलाउंसेस है, जैसे गाड़ी का है, कागज का है, कलम का है, जो उनकी कार्य क्षमता को और बढ़ाता है, वो अलग से महादलित विकास मिशन तय करेगा। तो मूल प्रस्ताव जो मानदेय का था, राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है। साथ ही साथ इनके कार्यों के बारे में भी विस्तृत से चर्चा हुई है और अब इनमें विस्तृत कार्य भी इनको अलॉट किया जाएगा विकास मित्र को, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के जो परिवार हैं देहात में, अपने गाँव में, उनको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल सके। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हुआ है। कितने विकास मित्र होंगे सर? पता है इसमें कुल विकास मित्र जो हैं 9,825 लोग हैं। ठीक है। और सरकार को जो देय होगा, मतलब जो कुल राशि है ईपीएफ और ये सब जोड़ के, वह 28,250 होगी। मतलब अगर 25 इस पर कैलकुलेट आप करिएगा तो सरकार को ईपीएफ सब जोड़ के 28,250 रुपये होगा। तो 25,000 प्लस जो ईपीएफ का दर है और कुल इस पर व्यय होगा 333 करोड़ 6,75,000। 9,825 लोग इसमें आज के दिन में कार्यरत हैं। ठीक है। शिक्षा विभाग में 2 प्रकार के शिक्षा सेवक कार्यरत हैं। एक तो शिक्षा सेवक है और एक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज है। एक शिक्षा सेवक जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में लाते हैं, उनको शिक्षा अध्ययन में संबद्ध करते हैं। और दूसरे हैं जो अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने अपने शिक्षक संस्थाओं में लाते हैं। आज के दिन में उनको 11,000 रुपये मिलता है। तो 11,000 से बढ़ा के सरकार ने इनको 22,000 रुपये कर दिया है। और उसी प्रकार 1 जुलाई प्रतिवर्ष 5% का वृद्धि हर साल होगा। तो अब ये हर बार सरकार की अनुमति प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी इन्हें। अब मतलब दर के लिए, मतलब बार बार इनको सरकार द्वारा संशोधित दर नहीं देना पड़ेगा और 1 जुलाई प्रतिवर्ष को 5% की वृद्धि होगी
और 11,000 को बढ़ाकर 22,000 दुगना हो गया है। और साथ ही साथ जो ईपीएफ का दर है और बाकी जो अन्य दर हैं वो यथावत है। जहाँ ये इनकी संख्या मैं बता देता हूँ आपको। इनकी अनुमानित संख्या लिखी हुई है। इसमें जो अनुमानित लिखा है मैं बता देता हूँ। 20,000 महादलित टोलों में कार्यरत हैं और 10,000 तालीमी मरकज़ों में कार्यरत हैं। तो मोटा मोटी 30,000 के आसपास है। थोड़ा मोड़ा कम है, मतलब 1900 समथिंग कुछ होगा और ये 9,000 समथिंग कुछ होगा। तो 20,000 महादलित टोलों में है और 10,000, तो कुल मिला के 30,000 लोग हैं ये। और इसी पर अनुमान किया है कि और इसी पर कैलकुलेशन भी किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जो एक तो है विकास मित्र का जिसका मानदेय का निर्धारण किया गया है, और दूसरा तालीमी मरकज़ और जो शिक्षा सेवक हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाते हैं। और अब इनके बारे में जो कार्य है अब बहुत ही लंबी, अब काफ़ी इनका विस्तृत इनका कार्य हो गया है, जिसमें सभी बच्चों को 75% न्यूनतम अटेंडेंस सुनिश्चित करना है, मतलब सब जो बच्चे लाएंगे। और अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होगा तो क्लास 1 और क्लास 2 की कक्षा भी लेंगे ये लोग। मध्याह्न भोजन कैसे संचालित है उसकी समीक्षा करेंगे। और जो ब्लॉक रिसोर्सेज केंद्र हैं और वीसी के माध्यम से ये अपनी हाजिरी भी लगाएंगे ताकि इनका हाजिरी हो सके। चिकित्सा जांच बच्चों का कराएंगे और खेल कूद में इनको संबद्ध करने के लिए मदद करेंगे। तो इनका जो कार्य है अब काफ़ी इसका विस्तार बढ़ गया है और ये रेगुलर जॉब की तरह अब ये कार्य करेंगे। पहले आंशिक रूप से करते थे, बच्चों को स्कूल लाते थे और यही उनका मुख्य दायित्व था, लेकिन अब इनका जो कार्य है ये काफ़ी बढ़ गया है। और अब ताकि जो इन दोनों वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति और तालीमी मरकज़ में जो अल्पसंख्यक हैं, अब इनका शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी अब जिम्मा इन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ को दिया गया है। ग्रामीण सड़कें जो खराब हो गई हैं, अत्यंत खराब भी हो गई हैं, राज्य सरकार बनाती है, समय समय पर मरम्मती भी करती है, लेकिन कुछ सड़कों का जो एंड ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है कि अब मरम्मती लायक नहीं रह गई हैं, उनका पुनः बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अब राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना करके उन्होंने स्वीकृति करने का प्रस्ताव है। और इसमें करीब जो राशि है जो व्यय होगा अब ये मुख्यमंत्री, इसमें करीब 10,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण और उन्नयन होना है और करीब 10,000 करोड़ का इसकी राशि लगेगी 2023-24, 24-25 और 25-26। हाँ 1,000 करोड़, मतलब अब पूरा ऑलमोस्ट नया बनाना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ लाइफ हो गया है। और ये योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत की है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि 10 साल जिसका हो, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, अब उसको बार बार रिपेयर करना संभव नहीं है, उसको नए सिरे से बनाना ही पड़ेगा अगले 3 साल। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023। आपको याद होगा कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई थी और यह कार्य जो वर्तमान शिक्षा बहाली है उसके पूर्व हेडमास्टर की बहाली शुरू हुई थी बीपीएससी के माध्यम से और यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया था। तो हेडमास्टर की बहालियाँ तो उतनी संख्या में बीपीएससी से क्वालिफाई होकर हेडमास्टर नहीं मिले हैं, तो कुछ शिथिलीकरण उस प्रस्ताव में किया गया है जो हेडमास्टर की बहाली में। उसमें न्यूनतम जो एक्सपीरियंस है वो 10 वर्ष था, तो उस 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 2 साल उसमें कटौती कर दी गई है। दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरणी उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था।
अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी परामर्श से निर्धारित करेगा। तो दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब वो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है और स्वरूप है वह निर्धारित करेगा। तो यह दो महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई। तीसरा संलेख यह है, तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो है शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में है। आपके प्रथम चरण की नियुक्ति हो गई है, अब द्वितीय चरण की नियुक्ति होगी और जितने वैकेंसीज हैं उसके बाद फिर से नियुक्ति होगी। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है उसके पद सृजित किए गए थे। तो इसमें पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक में 18,830 पद थे, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 थे और 6 से 8 वर्ग के 31,982 थे। तो इन सभी को सरेंडर करके रद्द करके अब 18,830 बीपीएससी नियुक्त करेगा। 11 से 12 कक्ष में, 9 से 10 कक्ष में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। आप टोटल कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 11 से 12 कक्ष में 18,830, 9 से 10 वर्ग में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। तो कुल कितनी नियुक्ति होगी इन तीनों का आंकड़ों का अगर आप टोटल करेंगे तो निकल आएगा। स्पष्ट है? बिहार राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको ये समाज कल्याण का प्रस्ताव था। तो बिहार जो कुछ कुपोषित बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष वाले उनको अब सुधा से मिल्क पाउडर लेके दूध पिलाने का व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 232 करोड़ 20,70,000 का व्यय होगा। तो बच्चों को अब वहाँ से मिल्क पाउडर आएगा, मिल्क पाउडर को घोल के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 232 करोड़ 20,70,000 करोड़ का व्यय होगा। और प्रत्येक जो बच्चा होगा उसको 100 मिलीलीटर दूध होगा और 12 ग्राम पोषक सुधा से तैयार कर दिया जाएगा। तो 100 मिलीलीटर दूध हर बच्चे को दिया जाएगा। राज्य में जो आंगनवाड़ी केंद्र में समाज कल्याण का प्रस्ताव था, राज्य में जो अभी आंगनवाड़ियों में जो खाना बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी से बनता है। अब सरकार ने यह किया है कि ये इससे प्रदूषण भी बढ़ता है और बच्चे और वहाँ पे जो बच्चे जो रहते हैं पढ़ते हैं उनके भी स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। सरकार ने अपने 1,15,009 आंगनवाड़ियों में यह निर्णय लिया है कि धुआं रहित एलपीजी के 2 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और चूल्हा जिसमें 74 करोड़ 75 लाख 58,500 रुपये लगेंगे और गैस का रिफिलिंग होगा 165 करोड़ 75 लाख 9,708। तो अब गैस से खाना बनाया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में, क्योंकि लकड़ी का जो चूल्हा है उससे प्रदूषण बढ़ता है और बच्चों की सेहत में भी असर होता है। तो गैस सिलेंडर चूल्हा का क्रय होगा और उसका रिफिलिंग होगा। तो दो मिला के 74 करोड़ 75 लाख 58,500 और साथ ही साथ गैस रिफिलिंग का 165 करोड़ 75 लाख 9,708। विभिन्न शहरों में जो नगर विकास आवास का प्रस्ताव है, विभिन्न शहरों में जो जल निकासी की योजनाएं आज स्वीकृत की गई थी और इसमें सबसे पहला जो ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। सबसे पहला है जहानाबाद नगर परिषद में जल निकासी का जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जिसको हम लोग कहते हैं उसमें 49 करोड़ 20 लाख का योजना स्वीकृत हुआ। तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जहानाबाद में 49 करोड़ 20 लाख का योजना स्वीकृत हुआ जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में। इसी तरह सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में जो जल निकासी की योजना है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज 104 करोड़ 56 लाख की योजना स्वीकृत हुई। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र में
जो जल जमा होता है उससे निजात पाने के लिए 104 करोड़ 56 लाख की योजना स्वीकृत हुई। इसी तरह नगर विकास आवास विभाग का प्रस्ताव था बोध गया नगर परिषद क्षेत्र में 91 करोड़ 18 लाख रुपए की योजना स्वीकृत हुई। तो 91 करोड़ 18 लाख की योजना में बोध गया में जल निकासी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 87 करोड़ 46 लाख रुपए का स्टॉर्म वाटर 87 करोड़ 46 लाख 87 करोड़ 46 लाख रुपए का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना स्वीकृत की जाएगी पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में। उसी तरह बेतिया नगर निगम क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का 63 करोड़ 56 लाख रुपए की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की जाएगी। ये सभी योजनाएं जो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत ये प्रमाणित है, इसलिए सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निर्माण किया जाना है। शिवर नगर परिषद में भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण होना है, जिसमें जल निकासी के लिए 60 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। ये शिवर नगर क्षेत्र है। तो ये सारी योजनाएं जो है नगर निकाय क्षेत्रों में जो जल निकासी की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का स्वीकृति किया गया। कृषि विभाग का एक प्रस्ताव था बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपोर में, इसमें स्थापना व्यय की स्वीकृति की गई थी 2023-24 का, और स्थापना व्यय में कुल 68 करोड़ 11 लाख रुपए व्यय होंगे। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का स्थापना व्यय है, और इसके अंतर्गत नालंदा उद्यान महाविद्यालय है नूरसराय, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया और डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज। तो ये सारे आपके कृषि विद्यालयों के लिए स्थापना मद में व्यय की स्वीकृति हुई। विभिन्न स्थानों पे राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए योजनाएं स्वीकृत की है। तो सबसे पहले खगड़िया परबत्ता अंचल मौजा सौड़ थाना संख्या 347, इसमें रकबा 100 एकड़ के गैर मजरा भूमि है खगड़िया में। इसमें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए बियाड़ा को 67 करोड़ 50 लाख रुपए में बियाड़ा को भूमि स्थानांतरित किया गया। तो अब खगड़िया में 100 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसी तरह मानपुर गया, आपको याद होगा मानपुर गया में बुनकर जो हमारे जिसको बुनकरों का बड़ी तादाद में बुनकर है मानपुर गया में, ये उनके लिए ज़मीन उनके मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए गया जिला अंतर्गत मानपुर अंचल मौजा शादीपुर थाना संख्या 246 खाता संख्या 338 करीब 23 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार को 6 करोड़ 21 लाख रुपए भुगतान पर बियाड़ा को हस्तांतरित किया गया, ताकि मानपुर में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जा सके। तो गया में मानपुर में एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा, इसके लिए ज़मीन स्थानांतरित की गई। साथ ही साथ मधेपुरा में करीब 146 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की 28 करोड़ 25 लाख 10 हज़ार रुपये में बियाड़ा को उद्योग के लिए स्थानांतरित ज़मीन किया गया। तो ये 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़मीन स्थानांतरित किया गया। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल में मौजा दुजरा में ये मेट्रो के लिए जो लास्ट स्टेशन है उसकी ज़मीन के लिए ये करीब 10.69 डेसिमल ज़मीन है, 10 एकड़ 69 डेसिमल। तो 10 करोड़ 38,912 रुपये में कुल 38,93,000 रुपये में भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास आवास को भूमि का स्थानांतरण किया गया।
राज्य में विभिन्न शहरों में म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात जो खतियान बना उसमें रैयतों का लगा निर्धारण नहीं हुआ है। जो शहरी क्षेत्र में लगा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और बहुत जगह लोग शहर में रहते हैं, सर्वे भी हो गया, लगा निर्धारण नहीं हुआ। तो वन टाइम लगा निर्धारण और रेंट रोल बनाने के लिए सभी शहरी क्षेत्र में एडीएम जो हैं उनको लगा निर्धारण के लिए की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। तो शहरी क्षेत्र में लगा निर्धारण की शक्तियाँ उनको प्रदत्त की गई है। वैशाली जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए वैशाली में आवासीय भवन बनाने के लिए भूमि 5.44 एकड़ राजस्व भूमि सुधार विभाग के माध्यम से दी जा रही है। हमारे राज्य में स्पेशल सैप जो है, स्पेशल ऑक्सिलरी फोर्स, आज के दिन में अनुबंध पे कार्यरत हैं और करीब टोटल है 3,431 सैप के कर्मी आज के दिन में कार्यरत हैं। तो उनका मानदेय जो है, उनके मानदेय में का बढ़ोतरी हुआ है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का मानदेय 20,700 से बढ़ा के 23,800 कर दिया गया है और सैप जवान का मानदेय 17,250 से बढ़ाकर 19,800 कर दिया गया है और रसोइया का 13,110 से बढ़ाकर 15,100 कर दिया गया है। तो सैप जवान के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का प्रस्ताव था। इसमें राज्य स्कीम के अंतर्गत चलनित मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना है। इसमें केवल एक ही संशोधन किया गया है, जिसमें जो योजना मद है, जो योजना मद से हटाकर जो स्थापना है उसको गैर योजना मद में किया है, जिसमें एक कार्यपालिका मत्ता है और इसमें एक संयुक्त मत्स्य निदेशक है। तो एक एक पद है, 2 पदों को योजना मद से हटाकर गैर योजना मद किया गया है। राज्य में 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना की योजना थी। चलनित मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की स्थापना थी 315। ये सभी योजना मद में था। ये परमानेंट प्रकार का व्यवस्था है। ये सभी को 11 गैर योजना मद में स्थानांतरित कर दिया है और इसके अंतर्गत 65 करोड़ 62 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय में शिक्षक, पुस्तकालय, प्रधानाध्यापकों के पदों में नियुक्ति और प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त विनियमन हेतु बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियुक्ति प्रोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 का गठन किया गया। इसमें जो हमारे आवासीय विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक हैं अब उनकी भी नियुक्ति होनी है और उनकी सेवा शर्त क्या होगी, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, यह तय किया गया है। किंतु इनकी जो नियुक्ति होगी, जो सामान्य शिक्षक होंगे, जो सामान्य शिक्षा विभाग जो बीपीएससी से नियुक्त हो रहा है, उन्हीं के साथ इनकी भी नियुक्ति होगी। किंतु इसका ऑप्शन अगर किसी को देना होगा तो वो ऑप्शन परीक्षा के वक्त दे सकेगा कि हम आवासीय विद्यालय में काम करेंगे या रेगुलर स्कूल में काम करेंगे। तो नियुक्ति की प्रक्रिया तो सेम होगी, क्वालिफिकेशन अलग हैं और यह करीब 1000 इसमें वैकेंसीज हैं। तो करीब 1000 के आसपास इस आवासीय कन्या आवासीय और पिछड़ा आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति होगी। बीपीएससी करेगा। जो बीपीएससी की सामान्य शिक्षा की भर्ती है साथ ही होगा। करीब 1000 जो है ऑप्शन दे पाएंगे, जैसे यूपीएससी में होता है या बीपीएससी में होता है, परीक्षा एक होती है लेकिन अन्य अन्य सेवाओं में आप ऑप्शन देते हैं, तो यह ऑप्शन दे सकेंगे। बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के सिपाही सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक को उत्क्रमित वेतनमान दिया जा रहा है, जिसमें पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 तथा पे बैंड ग्रेड 2 ग्रेड पे 4200 में दिनांक 1/1/2006 से वैचारिक तथा 21/1/2010 से वैचारिक लाभ की स्वीकृति दी गई। तो पे रिवीजन का मामला है। सामान्य प्रशासन विभाग में खगड़िया जिला अंतर्गत संसारपुर में विभिन्न अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है 72,26,52,000। तो जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, पदाधिकारी कर्मचारी हैं खगड़िया जिला में, उसके अधिकारी और कर्मचारियों का आवास बनेगा। सिमुलतला में आपको जानकारी होगा कि आवासीय विद्यालय है जमुई में। सिमुलतला सबसे मॉडल स्कूल की तरह है। इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की दी गई है 37,16,00,000 रुपए। इसकी पुनरीक्षित पूर्व में यह पुनरीक्षित प्राक्कलन 1,30,00,00,000 की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अवशेष राशि 37,16,11,000 की अवशेष राशि दी जाएगी।
अनुसूचित जाति जनजाति में एक जो मॉडल हमारा एस्टिमेट है 720 आसन का, अनुसूचित जाति जनजाति +2 उच्च विद्यालय सेमरा प्रखंड अंचल चैनपुर कैमूर में निर्माण किया जाएगा। 720 आसन वाला है। 46 करोड़ 7 लाख 97 हज़ार इस पर व्यय होंगे। 720 आसन का है और यह सेमरा प्रखंड अंचल चैनपुर जिला कैमूर अनुसूचित जनजाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय सेमरा प्रखंड से अंचल चैनपुर जिला कैमूर में यह निर्माण किया जाएगा। समस्तीपुर जिला अंतर्गत बागमती शांति धार बूढ़ी गंडक लिंक योजना, यह इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो 2 नदियों को जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत समस्तीपुर जिला अंतर्गत बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक लिंक योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 120 करोड़ 96 लाख 11 हज़ार रुपये का व्यय। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं होती हैं। तो व्यावसायिक परीक्षा, राज्य व्यावसायिक परीक्षा, मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों का चयन, मॉडर्नाइजेशन और कर्मचारियों के जो रेट्स हैं, जो उनके ऑनरेरियम दिए जाते हैं कि परीक्षा क्या रेट होगा, केंद्र अधीक्षक का क्या होगा, इन्विजिलेटर का क्या होगा, वीक्षक का क्या होगा, जो पेपर सेटिंग करते हैं उनका क्या होगा, उनका मानदेय का रेट फिक्स किया गया। यह है श्रम संसाधन विभाग में ITI के जो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा की जो व्यवस्था में लोग रहते हैं उनका मानदेय निर्धारित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में छायाकार भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है 2014 है। अब इसका संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अब छायाकार की भी भर्ती अब होगी और अब ये जो परीक्षा पहले अब ये तकनीकी सेवा आयोग से ये होगा। पहले बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग से अब ये परीक्षा होगी। इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था है, IGIMS पटना है। इसमें अंग प्रतिरक्षण जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, टिश्यू ट्रांसप्लांट है, उसके लिए 4 पदों की स्वीकृति दी गई है। यह संस्था करती है और इसके जो संस्था है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो, उसके लिए 4 पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उसमें 85 चालकों का स्वीकृति दी गई। जो न्यायालय हैं हमारे राज्य में कोर्ट हैं, तो 85 पदों का सृजन किया गया। ये बिहार राज्य में समूह ग जो कार्यालय प्रचारी का समूह है, यह सभी कार्यालयों में है। जो सबसे अंतिम लास्ट जो समूह ग के कर्मचारी हैं जिनको हम कार्यालय प्रचारी कहते हैं, और अन्य जो ग्रुप D है, तो इसमें विभिन्न कार्यालय में विभिन्न प्रकार की नियमावली हैं और विभिन्न नियुक्ति प्रक्रिया है। तो राज्य सरकार ने सबको एकत्रित करके एक अब परीक्षा होगी और एक परीक्षा के माध्यम से सभी ग्रुप D के कर्मचारी अब ये नियुक्त होंगे। तो सारे जितने हैं आपके स्थानिक आयुक्त है, रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस है, विभिन्न कार्यालयों में अलग अलग नियमावली है, तो सभी नियमावली को अब एक कर दिया गया है और एक ही नियमावली के तहत अब ये नियुक्ति होगी। बिहार कृषि सेवा कोटि 9 सांख्यिकी भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली है। तो यह भी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। ये सांख्यिकी जो कार्य है इस कृषि में ये करते हैं, जैसे क्रॉप कटिंग है, अन्य जो सांख्यिकी वाले हैं, जो कैलकुलेशन है कितना उपज है ये कैलकुलेट करते हैं, इसका इन्होंने कर दिया। परिवहन विभाग में जो न्यायाधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, उसका जो चयन है, जो ट्रिब्यूनल में कौन सदस्य होंगे और उनका चयन किस प्रकार का होगा, इसकी स्वीकृति परिवहन विभाग ने बिहार मोटर वाहन दुर्घटना एवं दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यह इसकी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत जो चयन होगा उसमें सचिव परिवहन की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें सचिव परिवहन है, सचिव विधि विभाग है, सामान्य प्रशासन के लोग हैं और अन्य परिवहन विभाग के पदाधिकारी हैं। ये न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और साथ ही साथ की अनुशंसा करेंगे और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्वीकृति के बाद इनका नियुक्ति होगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत की गई। राज्य में शहरी अवरचना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कार्यान्वयन है उसका SOP की स्वीकृति का प्रस्ताव था। यह
जो फंड है यह राज्य सरकार गठित करेगी और ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है जिसमें प्रधान सचिव वित्त विभाग हैं, विकास आयुक्त हैं, योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक इसको सहयोग करेगी और इसके अंतर्गत और इसके राशि से यह विभिन्न योजनाओं में कार्यान्वित किया जा सकता है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, और इसमें करीब 10,000 करोड़ इसका इन्होंने इनिशियल कॉर्पस बनाया है और विभिन्न राज्यों को, ये पूरे देश के लिए है, ये 10,000 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस से किया गया है और राज्य का जो अलोकेशन है वो 466 करोड़ है, 466 करोड़ राज्य का है। तो राज्य को ये राशि मिलेगी और बड़े सस्ते दर पे है। ऋण का ब्याज दर है मतलब बैंक दर, जो बैंक से दर मिलता है उससे 1.5% कम होगा और वर्तमान में इसका ब्याज दर 5.25 है। तो सस्ते दर पर लोन मिलेगा और उससे विभिन्न योजना का कार्यान्वयन होगा जिसमें वाटर सप्लाई नेटवर्क है, अर्बन कनेक्टिविटी है और अर्बन क्षेत्र में अर्बन डेवलपमेंट है। तो शहरी क्षेत्र में जो विकास होगा तो इस फंड के माध्यम से किया जा सकता है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, नायक हैं, ये चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोपालगंज में थे। 7/8/2016 के इफेक्ट से लगातार अनुपस्थित थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया। अमलेश्वर प्रसाद सिंह है, तत्कालीन सहायक अभियंता है सारण, और इनको पथ अंचल हाजीपुर इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था आय से अधिक संपत्ति के कारण, और न्यायालय के आदेश के आलोक में इनका जो आदेश है बर्खास्त के आदेश है उसको निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार के नियमित जो कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा की स्वीकृति की शक्तियों में अब संशोधन किया गया है। ये पहले 5 लाख तक सीमित था, अब 8 लाख तक प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव कर पाएंगे और 8 लाख से ऊपर वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा। और 80 और जो चिकित्सा संस्थाओं से प्राप्त एस्टीमेट के आधार पर प्रकलित राशि का 80% स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत अग्रिम के रूप में सीजीएच दर पर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत 6 माह के अंदर इसका समायोजन हो जाना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य है कि 8 लाख आपको चिकित्सा राशि तक विभाग सक्षम करेगा, 80% एस्टीमेट का आपको अग्रिम दे होगा और आपको 6 महीने तक उसका एडजस्टमेंट होगा। तो राज्य में जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनको यह और उनके आश्रितों को जो चिकित्सा अनुदान है वो मिल पाएगा। बिहार राज्य में आपदा रिस्पांस फोर्स में का मुख्यालय बीटा में बन रहा है और इसका भवन बन रहा है और इसी वर्ष इसको पूरा होना है। उसके लिए 100 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम जो निगम है गृह विभाग का, पुलिस का भवन बनाता है, उसमें 16 पद जो हैं उसमें पदों का सरेंडर हुआ है और नए पदों का सृजन हुआ है। इसमें 17 पद हैं जो प्रत्यार्पण हुए हैं और 10 पदों का सृजन हुआ है जिसमें वित्तीय सलाहकार हैं, मुख्य लेखा पदाधिकारी हैं और 8 प्रारूपक हैं। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडा थे। इसके अतिरिक्त जो एजेंडा है जैसे वित्त विभाग का CFMS जो 2.0 है जो कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें CFMS चल रहा है जिसके माध्यम से सभी सरकारी वित्तीय लेन देन होता है, उसका जो CTMS के दर से 1,70,000 प्रति माह के दर से 15 करोड़ 30 लाख की राशि भुगतान की जाएगी। इसकी स्वीकृति मिली है। हाँ, दूसरा एक मंत्रिमंडल सचिवालय का था, ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है मंत्रिमंडल सचिवालय का।
मंत्रिमंडल सचिवालय का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। यह है सीड क्रिमिनल WJC 435/15 कृष्ण यादव बनाम बिहार राज्य मान्य दिनांक 30/4/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। इसके अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालनार्थ मंत्रिमंडल राजभाषा सचिवालय की दिनांक 9/5/1972 की अधिसूचना को इस हद तक संशोधन समझा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली याचिका तथा कर निर्देश से संबंधित आवेदन के लिए अंग्रेजी या हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। संबंधित प्रस्ताव पर अनुशंसा। इसमें अब ये होगा कि जो शपथ पत्र है, आप शपथ पत्र जो दायर करते हैं कोर्ट में, अब वो सब अब आप अंग्रेजी में करते होंगे, तो अंग्रेजी में ही लिए जाते हैं। अब ये प्रावधान इस संशोधन के बाद ये हुआ है कि अब यह जो शपथ पत्र है अब यह हिंदी में भी दायर किया जा सकता है। अब हिंदी में आप दायर कर सकते हैं, और यदि माननीय उच्च न्यायालय कोई खास मामले में चाहे तो अंग्रेजी प्रारूप मांग सकता है। लेकिन अब यह हिंदी में भी शपथ पत्र आप माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हाँ, आम आदमी अब आप हिंदी में दायर कर सकते हैं। पहले अंग्रेजी में आपको दायर करना पड़ता था। पूरा एफिडेविट जो है अब अंग्रेजी में, पहले ये नियम था कि पहले आपको हिंदी में दायर कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद उसको करके दोनों दायर करना था। अब ये है कि आप केवल हिंदी में दायर कर सकते हैं, और यदि माननीय उच्च न्यायालय हिंदी के कागजात का अंग्रेजी अनुवाद कराने का आदेश दे सकेगा। अगर वो चाहेगा तो अंग्रेजी का अनुवाद करा के आपसे मांग सकता है। तो यही एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। शिक्षा सेवक बढ़ाएंगे क्या? अर्हता उनकी है? देखिए, शिक्षा सेवक जो है उनका मूल काम जो था, जो शुरू में उनका मूल काम ये था कि वो जितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ड्रॉप आउट है, स्कूल आते थे लेकिन नहीं आना बंद कर दिया है, तो उनको स्कूल लाने का था। तो अब ये है कि उनका अब दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वो उनकी पढ़ाई पर मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि सच्ची में पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार स्कूल लाए फिर चले नहीं गए, और सही से पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ उनको मिड डे मील मिल रहा है, उनकी चिकित्सा के बारे में भी ख्याल करेंगे। साथ ही साथ उनके खेल कूद जो व्यवस्था है उसके देखेंगे। और यदि टीचर एब्सेंट होगा, मतलब सपोज एक और 2 क्लास का टीचर एब्सेंट हो गया किसी कारण से। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।